तो आज हम बात करते हैं उसके ऊपर, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसे था। जैसे क्रांति जब शुरू हुई तो 5 मई 1789 को, यानी जिससे कहते हैं कि स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की बात है, तो वो भी एक तरह से दिखाई नहीं पड़ता है कि भाई हाँ उस दिन क्रांति हुई है, यानी कोई निश्चयात्मक स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कभी लगता है कि भाई स्टेट जनरल की अधिवेशन बुलाने से सारे सुधार हो जाएंगे, मगर वो भी बात खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर टेनिस कोर्ट की शपथ की बात आती है, तो वहां पर लगता है कि भाई जनता संघर्ष कर रही है, राजा तैयार नहीं है। फिर बास्तिल का पतन होता है, फिर एक तरह से उसको नेशनल सिंबल के रूप में देखा गया, एक तरह से क्रांति के रूप में भी देखा गया उसको। तो उससे भी हम कह सकते हैं कि जनता के अंदर जोश तो आता है, मगर उसके बाद फिर जब विधानसभा की स्थापना होती है और बुजुर्ग वर्ग यानी जो मिडिल क्लास बुर्जुआ वर्ग था, वो मुख्य रूप से क्रांति के ऊपर एक तरह से हावी हो जाता है। यहाँ पर हावी होने की बात ये आती है खासकर जब जिन लोगों ने क्रांति की थी, सामान्य व्यक्ति ने, जो गरीब था, निर्धन था, बेरोजगार था, किसान था, उसने जो क्रांति की थी, अब उसका रोल खत्म हो जाता है। अब बुर्जुआ वर्ग आ जाता है, यानी पढ़े लिखे लोग या फिर जिनको मत देने का अधिकार था वो लोग आ जाते हैं। और वो आने के बाद फिर एक तरह से क्रांति का जो फल मिलना था सबको, वो फिर समान रूप से नहीं मिल पाता है। यानी जो निर्धन थे और जो बेरोजगार लोग थे या फिर जो किसान थे, वो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। मताधिकार की बात, एक तरह से जो बुर्जुआ वर्ग है उससे क्रांति के ऊपर कब्जा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जो स्वरूप दिखता है क्रांति का, वो बुर्जुआवादी स्वरूप दिखाई पड़ता है। और फिर आगे चलकर जब हम बात करते हैं, खासकर 27 अगस्त 1789 को जब नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी, तो एक यहाँ पर एक तरह से विश्वव्यापी क्रांति का स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस नागरिक अधिकारों की जो घोषणा होती है, उस घोषणा ने कहते हैं कि मतलब दुनिया के तमाम राष्ट्रों में एक तरह से क्रांति को फैलने की वजह बताई। एक तरह से या हम कह सकते हैं क्रांति को फैलने के लिए एक आधार दिया एक तरह से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब भाई एक तरह से आकर्षित किया। यानी ये घटना वो घटना थी जिसने तमाम, क्योंकि ये 1789 के दौरान के समय में काफ़ी देशों के अंदर, खासकर जो एशियाई या अफ्रीकन देश थे, वहाँ पर साम्राज्यवाद की जड़ें एक तरह से फैलने शुरू हो गई थी। तो कहीं कहीं छोटे मोटे विरोध भी होते हैं, खासकर यूरोप के देशों में भी कई बार विद्रोह होते हैं। या फिर अमेरिका की बात हम करें 1786 में, जब 76 में जब वहाँ पर क्रांति होती है, तो वो लोग भी एक तरह से जब उनका संविधान का निर्माण होता है 1789 तक, तो वो भी एक तरह से बात करते हैं कि मतलब फ्रांस की क्रांति के मूल्यों की बात की जाती है। तो दूसरी बात फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो ये क्रांति थी, खासकर जब नेशनल कन्वेंशन तक पहुंचती है, और नेशनल कन्वेंशन से लेकर यानी संविधान सभा से लेकर के नेशनल कन्वेंशन का जो दौर था, लगता है कि प्लान्ड एक तरह से क्रांति नहीं है, यानी प्लान्ड योजनाबद्ध क्रांति नहीं है। यानी मतलब भाई हमें एक स्टेप पे ये कार्रवाई करनी है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, वैसा नहीं है। कभी ऑस्ट्रिया और पर्शिया फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, कभी इंग्लैंड फ्रांस के खिलाफ खड़ा होने की बात कर रहा है। तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब चीजें बदलती जा रही हैं। और फिर फ्रांस के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फ्रांस की इस सत्ता को, यानी फिर एक तरह से गणतंत्रवादी क्रांति को खत्म करना चाहते हैं, जो राजतंत्र समर्थक हैं, या फिर दूसरे जो एक तरह से कुलीन वर्ग के जो लोग बास्तिल के पतन के बाद बाहर चले गए थे, वो भी चाहते हैं कि फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो। तो एक तरह से मिला जुला व्यवस्था रहती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो व्यवस्था थी ये प्लान्ड नहीं थी। मगर नेशनल कन्वेंशन तक पहुंचते पहुंचते जो क्रांति का स्वरूप था वो आम आदमी तक पहुंच जाता है। और जब हम खासकर मत देने की बात करते हैं, क्योंकि राजा भी सरकार चलाता है मगर उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं, उसका इलेक्शन नहीं होता है। मगर जब नेशनल कन्वेंशन ने 21 साल का सार्वभौमिक मताधिकार की बात शुरू की, तो उसके बाद फिर लगता है कि हाँ अब ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब जो बुर्जुआ वर्ग के हाथ से निकलकर क्रांति नेशनल कन्वेंशन तक आम आदमी के बाद में पहुंची, और जल्दी से ही जैसे ही पहुंची
जब डायरेक्टरी का व्यवस्था की गई, फिर दोबारा से उसके हाथ से निकल गई क्रांति। क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि उनके विधान मंडल या फिर जो एक तरह से सदन बनाए गए थे, अब उनके ऊपर भी कोई एक व्यवस्था आ गई डायरेक्टरी, अब वो नहीं लेगी और वो बातें नहीं किसी के ऊपर, तो जल्दी ही उनके हाथ से भी आई और वो हाथ से भी निकल गई। क्रांति के प्रभाव की अगर हम बात करें फ्रांस के ऊपर, तो सबसे बड़ी बात है राजतंत्र का समाप्ति हो गई, यानी लुई 16 के बाद कोई भी राजा नहीं बन पाए। सामंतवाद थे वो समाप्त हो गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि गणतंत्रवादी सिद्धांतों की स्थापना होती है, संविधान बनता है, और बहुत सारे जो कहते हैं कि लिबर्टी या फ्रेटर्निटी या फिर फ्रीडम की जो बात की जाती है वो यहाँ पर उसकी एक तरह से स्थापना होती है, यानी कानून का शासन की स्थापना होती है। मानवाधिकारों की घोषणा हुई, जिसने आगे चलकर बहुत सारे देशों को एक तरह से प्रोत्साहित किया अपने देशों में भी अधिकार आम आदमी को देने के लिए। और फिर हम कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में सुधार है, न्यायिक व्यवस्था में सुधार है, जो हम बातें ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि जैसे पहले होता था कि भाई किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर या फिर वैसे ही लेटेस्ट द काबे के हिसाब से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। हालांकि वो चीज़ें नेशनल कन्वेंशन के दौरान भी हमें दिखाई पड़ती हैं, उसमें भी बहुत सारे नागरिकों अधिकारों का हनन हुआ है, मगर फिर भी एक उस दौर को छोड़ दिया जाए तो फिर हमें देखते हैं कि कानून के शासन की स्थापना एक तरह से फ्रांस में होती है। सैनिक व्यवस्था में सुधार होते हैं। यही वजह थी कि वामी के युद्ध में फ्रांसीसी क्रांति जीतती है फ्रांस की सेना ने, ये भी कहा जाता है, क्योंकि उस सेना के जो लोग थे वो क्रांतिशील भावक थे, तो इसलिए वो भी जीत जाते हैं एक तरह से। यानी वो तभी जीतते हैं जब व्यवस्था में सुधार होता है, मध्यम वर्ग की शक्ति का उदय होता है इस समय पर। क्योंकि जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो मध्यम वर्ग के विचारों से फैलने से हुई थी, और उसके बाद जब इसको क्रियान्वित करने की बारी आई, जो रोबेस्पियर था, दांते था, मिराबो था, ये जो लोग थे सारे मध्यम वर्ग से निकल कर आते हैं, जो फ्रांस की कहते हैं कि राज सत्ता को महलों से गलियों तक ले आते हैं, एक तरह से वो व्यवस्था में देखने को मिलती है। यानी अब जो लोग योग्य हैं उनका महत्व बढ़ जाता है एक तरह से। शिक्षा और साहित्य का विकास होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल, टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना होती है, और क्रांति के ऊपर बहुत सारा लिखा जाता है। इसे धार्मिक परिवर्तन भी होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी वो बदल जाती हैं। अब किसानों की व्यवस्था में सुधार होता है, न्याय जो व्यापार था, जो मीट्रिक टन प्रणाली थी, वो व्यवस्था सुधरती है। और पहले उनको बहुत सारे किसानों की बात की जाए तो बहुत सारे किसानों को जो भूमिहीन थे, अब उनको जमींदारों की जमीनें उनको बांट दी गई। अब उनसे केवल 3 टैक्स लिए जाते हैं, जो पहले 40 टैक्स एक्स्ट्रा लिए जाते थे वो सारे बंद हो गए। तो एक तरह से किसानों के ऊपर भी मतलब इस क्रांति का अब कुछ प्रभाव पड़ता है। आर्थिक समृद्धि पहुंचती है, मानी बहुत सारे जो अनुचित कर थे वो हटा लिए गए, व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई सभी को। और इसके साथ साथ फिर हम कह सकते हैं कि चुंगी जो व्यवस्था थी वो भी अब एक देश में एक चुंगी की बात हो गई थी। तो एक तरह से ये सारी बातें थी, मगर हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक एनर्की भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ब्लडनेस भी देखने को मिलता है, यानी अराजकता भी है, और रक्तपात भी इस क्रांति के साथ जुड़ जाता है। खासकर जब नेशनल कन्वेंशन की हम बात करते हैं, और खासकर जब हम सितंबर पेरिस कम्यून की बात करते हैं, सितंबर का जो हत्याकांड था, और उसके बाद फिर जब नेशनल कन्वेंशन आता है तो एक तरह से फ्रांस में जो हम कहते हैं ना कि फ्रांस में आतंक का राज स्थापित होता है, तो बहुत सारे हजारों लोगों की हत्या उसमें क्रांति के माध्यम से होती है। और यूरोप के ऊपर अगर प्रभाव देखते हैं तो यूरोप 2 गुटों में बढ़ जाता है, एक गणतंत्रवादी, दूसरे राजतंत्रवादी। तो बहुत सारे देश जो थे वो फ्रांस के विरोध में जाते हैं। और प्रतिक्रिया अगर देखें हम यूरोप की क्रांति की, तो अलग अलग देशों के पास अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। स्पेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की जैसे देशों ने अपनी निरंकुशता को और कड़ा कर दिया, और इन देशों ने अंत में यानी इंग्लैंड के नेतृत्व में फ्रांस की राज्य क्रांति को बचाने के लिए, राजतंत्र बचाने के लिए फ्रांस के विरुद्ध युद्ध भी छेड़ना पड़ा। और यही रीजन था जब हम नेपोलियन बोनापार्ट ने जब सारे यूरोप को हराने की बात की, तो ये लोग सारे जो देश थे वो क्रांति को खत्म करने वाले बात करते हैं। और नेपोलियन कहता है कि मैं जब फ्रांस जल रहा था उसमें मेरा जन्म होता है, यानी क्रांति जब नेपोलियन का जन्म होता है तो उसमें कहते हैं कि फ्रांस जल रहा था एक तरह से, जब बड़ा होता है उसकी बात कहते हैं। तो
नेपोलियन मानता है कि यूरोप के देश फ्रांस की क्रांति के लिए खतरा है। तो अनेक परिवर्तन भी होते हैं, और खासकर हम देखते हैं कि 1789 के बाद और 1815 तक, खासकर जब 1811 तक जब वाटरलू की लड़ाई होती है, नेपोलियन उसमें हारता है, तो उस समय तक फ्रांस और यूरोप के बीच में अनेक युद्ध होते हैं। इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है इसका। इंग्लैंड में जब बास्टिल का पतन हुआ तो बहुत सारे जो लोगों ने, खासकर जनता ने, इसको एक तरह से कहते हैं कि इसे उत्तम और आनंदमय घटना बताया। मगर जैसे जैसे क्रांति का स्वरूप उग्र होता गया, फ्रांस में भी लोग क्रांति के खिलाफ होते गए। तो एक तरह से ये फिर जब लुई 16 को फांसी दे दी गई, तो उसके बाद फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसके खिलाफ इंग्लैंड के लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो ये एक तरह से देखते हैं। और फिर यूरोप के ऊपर विश्व के ऊपर बात करते हैं, तो खासकर हम कह सकते हैं कि मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा एक तरह से इस क्रांति ने दिया, वो पूरे आगे चलकर शताब्दियों तक सभी जो देशों में जहाँ कहीं भी उपनिवेशवाद के खिलाफ या साम्राज्यवाद के खिलाफ कभी संघर्ष होता है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा हमेशा सबके बीच रहता है। राष्ट्रीयता की भावना फैलती है इस क्रांति के बाद, और हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र, समाजवाद और अंतरराष्ट्रीयता का विकास इस तरह से होता है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विकास भी हमें देखने को मिलता है। यानी खासकर नेशनल कन्वेंशन और नेपोलियन काल में फ्रांसीसी संस्कृति का काफ़ी विकास होता है। खासकर अनेक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खुलते हैं, जो कहते हैं ना कि साहित्य और कला को नए आयाम तक लेके जाते हैं। तो ये था अपना फ्रांसीसी क्रांति। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो लगभग खत्म हो गई है। तो इसमें किसी को कोई ऐसी बात हो जो पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। सब क्लियर है?